हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल। तो ये एनसीईआरटी जब भी कोई एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको जो क्वेश्चन जो दिखाई देता है, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल पर एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, सभी हम आपको इस चैनल पे कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया फिर से याद करें, यानी कि जब आप बुक खोलिएगा तो बुक में आपको ये चैप्टर का नाम दिया रहेगा, अभ्यास प्रश्न पुस्तक है, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा फिर से याद करें। यानी कि जब आप बुक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत की अगर बात करें तो विदेशी किसे मानते थे। तो मध्यकाल में गांव क्या था, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो वह विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया। विदेशी कहते किसे हैं, तो विदेशी कहते जो हमारी संस्कृति सभ्यता का ना हो, हमारे देश का ना हो, दूसरे देश का हो, जिसका हमारा संस्कृति सभ्यता नहीं मिलता हो, तो वह विदेशी कहलाता है, यानी कि अतीत। ठीक। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहा जाता है। याद रहेगा। नीचे है कि नीचे उल्लिखित बातों को गलत है या सही है, इसको बताना है। सन 1700 यानी 700 के बाद के काल के संबंधित अभिलेख नहीं मिलते थे। तो सही बात है, नहीं मिलते थे। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। ये भी बात सही है, मराठों ने काल के दौरान उसने क्या किया, राजनीतिक महत्व की स्थापना कर दिया था। तो सही बात है। कृषि केंद्रीय बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर कर दिया जाता था। ये भी बात सही है, उनके साथ अत्याचार होता था। अगला है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, ये कश्मीर का शासक नहीं था, यानी कि गलत कह रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों के भरे। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है, खाली जगहों के भरे। जैसे कि अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, तो दस्तावेज रखा जाते हैं। क्या रखा जाता है, दस्तावेज। अगला है डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो यह था जियाउद्दीन बर्नी। क्या था, जियाउद्दीन बर्नी जो था 14वीं सदी का इतिहासकार था। आपसे पूछा जाएगा कि 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था, तो जियाउद्दीन बर्नी था। ठीक है। डैश 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 और डैश उपमहाद्वीप काल में दौरान लड़ाई गई कुछ नई फसलें थी। तो ये था आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। याद हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन की तालिका दें। ठीक है। तो देखिए 700 से 1750 के बीच हजारों वर्ष में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मतलब नए नए कारखाना, नए नए बस्ती, नए नए सामान का बनाना, ये सब विकास होते गया। कब, 700 से लेकर 1750 तक खूब हुआ। जैसे सिंचाई, मेरहट, कताई कर और चरखे, युद्ध में अग्निशस्त्र, बारूद वाले हथियार प्रयोग शुरू हो गया। अब जैसे पहले बारूद था, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है, हर चीज़ चेंज होते जाता है, तो ये शुरू हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दे। धार्मिक परिवर्तन, जो लोग हिंदू थे वो मुस्लिम बन गए, कुछ धर्म ईसाई में चले गए, बौद्ध धर्म अपना लिए, ऐसा क्यों हुआ, तो कौन सा काल में हुआ। तो हजारों वर्ष के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों ने वैदिक आस्था वैश्विक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और पुरोहित महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रयास हुआ, जो कर्मकांड आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम एवं 16वीं सदी में ईसाई धर्म में भारत प्रभुत्व प्रभाव हुआ। अब देख लीजिए कब आया, तो इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म आया। लेकिन हिंदू धर्म तो जन्मों हजारों वर्षों से था। ठीक है। ये सब इस काल का बनाया गया था। अब काल बना कैसे, अब कोई लोग किसी को मानने लगा और मानने के बाद उसका नाम दे दिया, तो वही धर्म यहाँ से प्रचलित हो गया। अब अगला टॉपिक है, आइए समझें। अब क्या समझना है, अब इसको समझना है। ये VVI क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है,
पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ था वो बदला कैसे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए, पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाजे और सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र में पंजाब हरियाणा से था। इस शब्द को राजनीतिक अर्थ में इलाके के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। परिवर्तन और 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी के संस्कृत वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। शब्द हिंद के कुछ समान थे, मगर जहाँ भारत को यह मौलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब जाति भाई है, जाति अपना नियम बना लिया, हम ये हैं तो वो हैं, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों को व्यवहार में नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एवं सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव को रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है कि सर्व क्षेत्रीय क्या है? सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं? ये सर्व क्षेत्रीय समाज क्या होता है और इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या आपको पता चलता है? तो सर्व क्षेत्रीय समाज जो होता है, सर्व क्षेत्रीय समाज में तात्पर्य उस समाज से है जो अनेक क्षेत्रीय राजाओं को मिलाकर बना है, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। तो सर्व क्षेत्र यानी कि सभी क्षेत्र के जो राजाएं होंगे, सभी क्षेत्र को बुलाया जा रहा होगा और सभी को मिला दिया जाता होगा, यानी कि सुल्तान साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये सभी जो है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का स्थापना है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि आइए विचार करें। चलिए विचार कीजिए इस पे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी विचार कर लीजिए। क्या कहता है कि पांडुलिपियों के प्रयोग में इतिहासकार के कौन कौन से समस्या आती है? अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपि का जब उपयोग होता था तो इतिहास के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी? तो पहला है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने निम्न समस्याएं आती है। कई बार पांडुलिपि का लिखावट के सामने में दिक्कत आती। आज हमें लेख की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपि की छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों के प्रतिनिधियों पर बनती रही। अतः एक ही मूल संग्रह विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इतिहासकार के बदले और बनाई गई लिपियों में ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने का मूल्य लेखक ने किया था। इतिहासकार के इस ग्रंथ के विभिन्न लिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। ये लिपि जो होता था, पुराने लिपि, पेड़ की छालें जो होती थी या तार का जो पत्ता होता है उस पर यह लिपि तैयार। तो अगला है कि इतिहास के बाद लिपियों द्वारा बनाई गई लिपि को पूरे निर्भर रहता था और इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने का लेखक क्या लिखता है, इतिहासकार ग्रंथ और विभिन्न प्रतिलिपियों को अध्ययन करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि इतिहास अतीत के कालों का युग, इतिहास अतीत के कालों का युग में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उसके सामने कोई कठिनाई आती है? तो देखिए, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारणों के आधार पर अतीत के कालखंड की विशेषता तय करते हैं। इस आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकार के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। अब यहाँ से आखिरी टॉपिक है, आइए करके देखें। आइए जो करके देखें, यहाँ से 2 क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आपको देना है, कैसे देना है, कैसे करना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उप महाद्वीपों के आधार पर क्या है, मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती है उसकी सूची बनाना है। तो देखिए, मानचित्र ओ यानी कि एक अरब भूगोलवेत्ता और इंद्री से 1154 में बनाया था। मानचित्रों में फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया गया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानताएं भी थी। दोनों मानचित्र में समानता है। अब देखिए, समानता और असमानता, पहले आप समानता की बात कर लेते हैं। इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है और इस मानचित्र में पूछे जाने वाले नाम भी जैसे कंजौर, सूरत आदि बताया गया।
अब कहिएगा सर ये मानचित्र क्या है, तो आपको ना बुक में आपको मानचित्र दिया गया है। जब आप बुक पढ़िएगा, मैंने बुक आपको अध्याय कराया होगा, तो इसमें दो तरह का आपको चित्र मिला होगा, भारत का नक्शा वाला। आप दोनों चित्र को पढ़िएगा तो आपको ध्यान से समझ में आएगा, नक्शा के बारे में बताया गया है और इसके मानचित्र के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं असमानता। अल इद्रिस नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह जहाँ पे आज उत्तर भारत, हुखेर और श्रीलंका के द्वीप उत्तर की तरफ है, जगह के नाम अरबी में दिया गया है। यह मानचित्र आज के मानचित्र की काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे मुंबई क्षेत्र में गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है, मतलब अलग है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा बच्चों, क्या कहता है कि पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इस अभिलेख को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ अभिलेखागार उसकी देखभाल करता है? क्या इसके किस तरह के दस्तावेज संग्रहित होते हैं? इनका उपयोग कौन लोग करते हैं? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सबसे अभिलेखा जो होता था हाथ से लिखा हुआ करता था, उसको लिखने के बाद उसे रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है, कंप्यूटर डिजिटल की ज़माना है, अभी डिजिटल हो गया है, सभी कंप्यूटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखा जाता है। जिला मुख्यालय जो होता है वहाँ पे उस सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। इन अभिलेख को विभिन्न विभाग कर्मचारी तैयार करते हैं और उस सब में ना अलग अलग विभाग बनाया गया रहता है। सभी विभाग में कर्मचारी का काम जो होता है अलग अलग होता है, सब कर्मचारी अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख का अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है। इसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा अथवा विभिन्न विभागों समय समय पर किया जाता है। तो ये सभी जो है लेखाकार कहाँ पे है, कौन चीज़ है, जैसे आप ब्लॉक में जाइएगा तो ब्लॉक में हर चीज़ का डिपार्टमेंट बांटा हुआ रहता है, सबका काम अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी शहर गांव कस्बे जो होते हैं उसका अभिलेखागार एक जिला मुख्यालय में होता है और उस मुख्यालय के अंदर विभिन्न विभाग होता है कर्मचारी का। सभी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठते हैं और सबका काम अलग अलग होता है और धैर्य काम भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी चैप्टर 1 क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितने भी सारांश यानी कि इसको बोल लीजिए अभ्यास प्रश्न थे, पूरा मैंने निचोड़ इस वीडियो में आपको करा दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी एग्जाम अगले आप भी दे रहे हैं उसको क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक आपको हम इस वीडियो में कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एक बार दबा कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूँ, डिजिटल बोर्ड ला सकूँ और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को यही करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।